Welcome, students. Let us start the next topic of our chapter democracy, understanding democracy in the contemporary world. The next topic is democracy promotion. Take a close look at the two cartoons on this and on the next page. These cartoons raise a fundamental question related to global democracy. Recently, many powerful countries in the world, particularly the USA, United States of America, have taken on the task of democracy promotion in the rest of the world. इसमें कह रखा है अब कुछ कंट्रीज है दे आर स्टेपिंग अप, वो आगे आ रही है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करे वर्ल्ड में और ग्लोबल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करे। फॉर एग्जांपल यूएसए, किसी भी दो कंट्रीज़ में जब भी कोई गड़बड़ होती है या कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो यूएस इंटरप्ट करती है, बीच में यूएस बीच में आती है पीस के लिए, संधि करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडो पाक में जब भी होता है तो यूएस से, अगर आप न्यूज़पेपर के कॉन्टैक्ट में हो या फिर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि यूएस से कुछ एम्बेसडर्स आते, कुछ लीडर्स आते हैं, वो इसे सेटल करते हैं, अपना ओपिनियन डालकर इसमें इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। दे से दैट propagating the values of democracy is not enough. Existing democracy should directly intervene in countries that are non-democratic to establish democracy there. मेरा कहने का मतलब कि सिर्फ डेमोक्रेसी के का विचार करने, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसकी बातें ही करें। अब जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है उनका काम है कि जो कंट्रीज़ नॉन डेमोक्रेटिक है उनकी मदद करें और उस कंट्री में डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए उसकी हेल्प करें। In some cases, powerful countries have launched armed attack on non-democratic countries. This is what सुष्मिता was talking about. अब जैसे पहले जब टॉक चल रही थी, जो कम्युनिकेशन चल रही थी बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक टीचर था और 3 स्टूडेंट्स, उसमें सुष्मिता ने कहा था कि क्या ये डेमोक्रेसी दैट यूएस अटैक्ड ऑन इराक जस्ट रिसेंटली। तो अब ये उसी की बात है कि कुछ ऐसे काम करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पर अटैक भी करना होता है। जैसे सद्दम हुसैन, वन इराक में जब सद्दम हुसैन की गवर्नमेंट थी दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक, तो उस समय पे यूएस ने टू प्रमोट डेमोक्रेसी सद्दम हुसैन इराक पे अटैक किया था और इराक में डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए अपनी मदद की थी। Let us see what happened in Iraq. Iraq is a country in Western Asia. It became independent from British rule in 1932. 3 decades later, there was a series of coups by military officers. Since 1968, it was ruled by Arab Socialist Baath Party. Saddam Hussein, I was talking about this person, Saddam Hussein, a leading Baath Party leader, played a key role in the 1968 coup that brought the party to power. 1932 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली इराक को, मगर उसके बाद कई मिलिट्री कूप हुए जिनके कारण, और उनमें से मेन था 1968 जिसमें सद्दम हुसैन बिकेम द लीडर that brought the party to power. This government abolished traditional Islamic law and gave women the right to vote and several freedoms not granted in other Western Asian countries. After becoming the president of Iraq in 1979, Saddam Hussein 1979 में गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट बना कंट्री का, रहने डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट यानी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट उसने चलाई वहाँ पर, एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंट और ओपोजिशन टू हिज रूल, और जो भी उसके खिलाफ था उन सबको दबाया और इलीगल मेथड से उनको सप्रेस किया। ही वॉज नोन टू हैव गॉट अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स किल्ड एंड पर्सन्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज मैसेक्रेड। उसका बिल मेजोरिटी में था तो जो भी माइनॉरिटी वगैरह थी उनका मरवा देता, और जो भी पॉलिटिकल लीडर और कोई भी जो भी इसके खिलाफ खड़ा होता था उसको मर्डर करवा देता था। द यूएस एंड इट्स एलाइज लाइक ब्रिटेन एलिगेड दैट इराक पोजेस्ड सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और फिर बाहर की कंट्री जैसे एग्जांपल यूएस एंड ब्रिटेन को लगा कि इराक नीचे ही नीचे दबे पाँव न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है विच कैन बी अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, तो इस नाम पे But when a UN team went to Iraq to search for such weapons, it did not find any. Still, the US and its allies invaded Iraq. मगर जब यूएस की टीम गई वहाँ पर तो यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की टीम गई तो कुछ भी नहीं मिला, कोई न्यूक्लियर वेपन का निशान, नामो निशान कुछ भी नहीं मिला। मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरप्ट किया उस कंट्री में घुसपैठ की एंड रिमूव्ड सद्दम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। और 2003 में इसकी एक फेमस फ़ोटो मिलेगी आपको, एक सद्दम हुसैन की बस्ट यानी एक मूर्ति है जिस पे एक यूएस सोल्जर रस्सी मान के उसको खींच रहा है और तोड़ रहा है। ये एक फेमस पिक्चर है उस टाइम की, अगर आपको कभी दिखे तो ध्यान देना।
The US installed an interim government of its preference. The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council. Kofi Annan, then UN Secretary General, said that US war on Iraq was illegal. जैसे कि यूएस ने अपने ही दम पे अपनी चलाते हुए अटैक किया था, क्योंकि ना तो यूएन टीम को वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन का वो मिला, मगर फिर भी यूएस ने अटैक किया इराक पे, सद्दाम हुसैन को उठाया। इसको यूनाइटेड नेशंस ने इलीगल डिक्लेयर किया। उस समय जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल थे कोफी अनन। अब एक्टिविटी देखिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द डिबेट रिलेटेड टू इराक विद इन द यूएस एंड द यूके। व्हाट वर द रीजंस ओरिजिनली ऑफर्ड फॉर द इराक इन्वेजन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। व्हाट वर द रीजंस ऑफर्ड आफ्टर द वॉर। अब इसमें तो ऑफिशियल रीज़न लिख रखा है कि न्यूक्लियर वेपन थ्रेट था, मगर आपको ढूंढना है और पता लगाना है कि व्हाट वाज दैट थिंग जिसके कारण यूएस को और यूके को इंटरप्ट करना पड़ा इराक में। और एक बुक है मोसाद इज़ एन इज़राइल डिटेक्टिव एजेंसी। अगर आपको मौका मिले तो बुक पढ़ना, मोसाद। उसमें एक ऑपरेशन में आपको पता चलेगा कि सद्दाम हुसैन ने एक डॉक्टर को कांटेक्ट किया, एक साइंटिस्ट को, जिसने उस टाइम पे होवेटाइजर, आज आपने देखा होगा, विच आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग 500 किलोमीटर राउंड। आज तो 2000 इतनी की रेंज की है, मगर उस समय 500 किलोमीटर की एक होवेटाइजर डेवलप की थी उस डॉक्टर ने। सद्दाम हुसैन ने उससे कॉन्टैक्ट किया और आसपास की कंट्रीज़ पे अटैक किए थे। इस थ्रेट को देखते हुए आई थिंक यूएस एंड यूके अटैक्ड। तो आपको इसको चेक करना है, यू हैव टू फाइंड अबाउट अदर रीजन्स ऑल्सो। और ये भी देखना कि उसके बाद यूएस का क्या, यूएन गेव वार्निंग टू यूएस की इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया, मगर यूएस का कुछ हुआ। देखो, द एग्जाम्पल ऑफ द इराक रेजेस सम बेसिक क्वेश्चंस व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। इज दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी। फोर्सफुली डेमोक्रेसी प्रमोट करना क्या ठीक है, जैसे इवन आफ्टर जब यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि नॉन न्यूक्लियर वेपन थ्रेट, मगर फिर भी यूएस एंड यूके इंटरप्टेड, क्या ये डेमोक्रेसी प्रमोट करने का? अच्छा, ये तो वो बात हुई कि डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे आप अपनी चीज़ें निकालें। शुड अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेज अ वॉर एंड इन्वेड अदर कंट्रीज फॉर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। फोर्सफुली आई थिंक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते थ्रू वॉर और एनीथिंग एल्स, तो इसीलिए आई थिंक इट्स रॉन्ग। Does external help work in every case, or does it work only when the people of a nation are actively engaged in a struggle to make their societies democratic? I think कि बाहर से ऑपरेशन या बाहर से प्रेशर अगर लगाएंगे तो कंट्री डेमोक्रेटिक चेंज होने में सक्षम रहेगी, या फिर कंट्रीज़ के अंदर जो पीपल हैं उनको स्ट्रगल करनी चाहिए टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री। मेरा मानना है कि स्पार्क पहले पीपल में, जनता में दिखना चाहिए दैट दे वांट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फिर इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो बाहर से हेल्प मिले तो अच्छी बात है। ये नहीं कि पीपल, जनता को कोई भी दिक्कत नहीं, जनता इज़ नॉट इवन ट्राइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट देम, और बाहर से हम यूएसए यूके वाले लगे हुए हैं कि वी हैव टू डेवलप डेमोक्रेसी, वी हैव टू प्रमोट डेमोक्रेसी। Even if external intervention leads to the establishment of democracy in a country, would it last long? Would it enjoy the support of its citizens? अगर फोर्सफुली आप कुछ काम करते तो क्या वो लंबी देर तक चलेगा? जब तक उसके ऊपर नज़र रहेगी तब तक तो फोर्सफुली काम चलता है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका कहने का मतलब यही कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बाद एक बार तो डेमोक्रेसी सेटअप हो जाएगी, उसके बाद फाइनली इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इससे, अब जैसे इंडिया है, इंडियन स्ट्रगल फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स टू डेवलप डेमोक्रेसी, अब ये फीलिंग, हाँ इंडियंस वी आर डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमने स्ट्रगल की और फिर इंडिपेंडेंस हासिल की। अगर आपको ये गिफ्ट में मिल जाती कि एक बाहर से कोई बड़ी पावर आई, उसने गवर्नमेंट्स को अदला बदला किया और आपको डेमोक्रेसी दी, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी दिस वे। आप जब तक किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे, यू कांट अंडरस्टैंड इट्स रियल इम्पोर्टेंस। So इसका think about these questions in the light of all that you have learnt in this chapter. Next we have some definitions. जैसे censorship, a condition under which the freedom of expression is taken away. censorship होता है जिसमें freedom of expression is taken away. जो भी आप एक्सप्रेस करेंगे या जो भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी पे जो भी दिखाएंगे, that has to be passed through गवर्नमेंट अगर रिकमेंड करती है तो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। इंडिया में censorship है नहीं। न्यूज़ चैनल्स वगैरह मूवीज़ पे है कि एडल्ट है, ये ऑब्सीन सीन्स है, गलत सीन्स है, तो उनके लिए सेंसरशिप बोर्ड है, मगर राइट टू एक्सप्रेशन पे कोई रोक नहीं है। कोलिशन,
Citizens have to take prior permission from the censor authorities of the government for making a speech or publishing news and views. Anything that the government finds objectionable cannot be published. ये होता है सेंसरशिप. कोलिशन, एन अलायंस ऑफ पीपल, एसोसिएशन, पार्टीज और नेशंस. कोलिशन का मतलब गठबंधन. किसी भी चीज़ का अलायंस, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो एसोसिएशंस का हो, चाहे पार्टीज़ का हो, चाहे नेशंस का हो. बिगेस्ट अलायंस, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे तो आप देखेंगे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो फिलहाल बीजेपी और कुछ और पार्टी से मिला है. और उससे पहले था कांग्रेस का यूपीए, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, जो कांग्रेस, जिसमें मेजोरिटी वोट्स किसे थे, कांग्रेस के थे. तो आप पढ़ना इनके बारे में एंड हाउ दे डेवलप देमसेल्व्स. कॉलोनी, टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट. अनदर स्टेट यानी अनदर स्टेट और कंट्री के कंट्रोल में जब कोई पर्टिकुलर स्टेट हो तो उसे उसकी कॉलोनी बोला जाता है. कम्युनिस्ट स्टेट, अ स्टेट गवर्न बाय कम्युनिस्ट पार्टी विदाउट अलाउइंग अदर पार्टीज टू कम्पीट फॉर पावर. द स्टेट कंट्रोल्स ऑल द बिग प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री. कम्युनलिज्म जैसे हमने बात की थी, जिसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता है. और एक और हुआ था, और दूसरा क्या था, सोशलिज्म. कम्युनलिज्म और सोशलिज्म में सब कुछ पब्लिक के हाथ में था, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. फॉर एग्जांपल यूएसए. और कम्युनलिज्म जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा. कूप, अ कूप इज द सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इलीगली. कोई भी गवर्नमेंट का इलीगली ओवरथ्रोन होता है उसको कूप बोलते हैं. इट मे और मे नॉट बी वॉलेंट इन नेचर. जरूरी नहीं है इसके लिए मैसेकेयर हो, युद्ध हो, या फिर किसी का खून वगैरह होना जरूरी है. कैसे भी, जैसे म्यांमार के केस में होता, उसको हाउस लॉक किया गया एंड देन कंट्रोल्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफ द गवर्नमेंट. द टर्म इज अ फ्रेंच for a sudden blow or strike to a state. Martial law, a system of rules that takes effect when a military authority takes control of the normal administration of justice. जब मिलिट्री इंटरफेयर करती किसी भी काम में, जब उसको बोलते हैं मार्शल लॉ. फॉर एग्जांपल जब जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा में, उस समय भी जब इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल फॉर लोकल पुलिस, तब बुलाया गया था आर्म्ड फोर्सेस को, उस समय लगाया गया था मार्शल लॉ. पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पर्सन्स हेल्ड in prison or otherwise detained, perhaps under house arrest. For example, Myanmar, Sung Oinki, because the government considered their ideas, image or activities a threat to the authority of the state. Often exaggerated or false cases are foisted on them and they are kept in detention without following normal law. Political prisoners होता है, जैसे कोई भी कि लगा है कि इस बंदे के आइडियाज़ है और इस बंदे की जो काम करने का तरीका, इट कैन बी ऑब्जेक्शनेबल टू द गवर्नमेंट, तो उसको कुछ केसेस विदाउट प्रोसेसिंग थ्रू नॉर्मल लॉ, उसको अलग केसेस के दौरान उसको हाउस अरेस्ट पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर. रेफरेंडम एंड डायरेक्ट वोट इन विच एन एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर. रेफरेंडम का मतलब होता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एंड यू हैव टू रिप्लाई येस और नो. उसके सिवा और कोई चॉइस नहीं होती आपके पास, सिर्फ येस और नो, उसको बोलते हैं रेफरेंडम. दिस मे बी अडॉप्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ और स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी. फॉर एग्जांपल अभी यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट के लिए एक रेफरेंडम करवाया था, जिसमें यू हैव टू रिप्लाई इन येस और नो, जिसमें येस के लिए 55% और नो के लिए एटलीस्ट 45% वोटिंग हुई थी. स्टेट, पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, जिसकी कोई डेफिनेट टेरिटरी हो विद बॉर्डर्स, हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हो, एंड पोजेसिंग पावर टू मेक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, और उस गवर्नमेंट के पास हक हो कि वो अपने लोगों के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ बना सके. डोमेस्टिक का मतलब होता है होम और फॉरेन का मतलब अवे. गवर्नमेंट में चेंज बट द स्टेट कंटिन्यू. स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्परेरी है. इन कॉमन स्पीच द टर्म्स कंट्री, नेशन और स्टेट आर यूज्ड एंड सिनोनिम्स. अब ये मत सोचना स्टेट का मतलब यहाँ राज्य है, स्टेट कंट्री को भी रिप्रेजेंट करती है और एक नेशंस को. स्ट्राइक, मास रिफ्यूजल बाय वर्कर्स और एम्प्लॉयज़. स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल. मास रिफ्यूजल बाय वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू सर्टेन ग्रीवियंसेस. ग्रीवियंसेस मतलब दुख या प्रॉब्लम्स, और बिकॉज ऑफ डिमांड्स नॉट मेट. इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट टू स्ट्राइक इज लीगल. डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ये राइट टू स्ट्राइक का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस. अगर आपको कुछ काम अच्छा नहीं लगता है, यू मे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट इन अ पीसफुल मैनर. स्ट्राइक का मतलब वही हड़ताल होता है, अगर कुछ लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे या उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो दे कैन पीसफुली दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ट्रेड यूनियन, जैसे यूनियन का मतलब होता है गठबंधन एक हिसाब से, जिसमें फॉर एग्जांपल
एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। अब वर्कर्स है, अगर उनको वर्कर्स डिपार्टमेंट को अपनी हेल्थ और स्टेटस के बारे में अगर कंपनी मेंबर्स या हेड अथॉरिटीज़ को बताना है तो उसके लिए एक ट्रेड यूनियन बनती है जिसका लीडर इज़ इन डेली कॉन्टैक्ट विद द, जो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है हेड अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उनकी डिमांड्स और उनके ऑफर्स ऊपर तक रखे जाएं। उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। Veto, the right of a person, party or nation to stop a certain decision or law. The word comes from Latin which means I forbid. A veto gives unlimited power to stop a decision but not to adopt it. Veto का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन को अपने दम पर रोक सकते हैं। डजेंट मैटर कि बाकियों का क्या डिसीजन, अगर आपका नो है, विट्टो में अगर एक ने भी ना कर दिया तो डिसीजन पास नहीं हो सकता है। ये सिर्फ कैंसिल करने के लिए है, अडोप्ट करने के लिए नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस देम। चलो आज ये MCQs चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी? स्ट्रगल बाय द पीपल, ऑफ कोर्स स्ट्रगल जरूरी डेमोक्रेसी के स्प्रेड के लिए। इन्वेशन बाय फॉरेन कंट्रीज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, पीपल्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम। जैसा कि अभी इराक और US के केस में हमने पढ़ा था कि इन्वेजन फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नॉट द राइट वे टू स्प्रेड डेमोक्रेसी। सो आंसर B। Which of the following statement is true about today's world? Monarchy as a form of government has vanished. The relationship between different countries has become more democratic than ever before. In more and more countries, rulers are being elected by the people. There is no military dictators in the world. Monarchy as a form of government has vanished. Monarchy का मतलब होता है जिसमें कोई राजा स्टेट का हेड होता है और हेरिडिटी के दौरान जो राजकुमार होता है, जो प्रिंस या प्रिंसेस होता है, वही आगे लीड करता है। अब फॉर एग्जांपल ये पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल भूटान में है, अभी तक मोनार्की है। ब्रिटेन में है, अभी तक मोनार्की है। तो आंसर A इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन A। देन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर, जी नहीं। जी नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ का अगर रिलेशनशिप चेक किया जाए, अभी भी है बहुत सी कंट्रीज जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल US चाइना फॉर द टाइटल ऑफ सुपर पावर, इंडिया पाकिस्तान, चाइना जापान ऑन साउथ चाइना सी, ऐसे ही चाइना इंडिया, अमेरिका इराक ईरान, इज़राइल इराक, इज़राइल सीरिया, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी तक रिलेशंस बहुत ही ख़राब और कड़वे हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते मोर एंड मोर कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक। नो, द रिलेशनशिप आर नॉट गुड एज इट यूज टू बी अर्लियर। इन मोर एंड मोर कंट्रीज रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हम कह सकते हैं कि अब कंट्रीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देर आर नो मिलिट्री डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड, जी नहीं। मिलिट्री डिक्टेटर्स, ऑप्शन C और D में कन्फ्यूज़न, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से देर इज़ नो मिलिट्री डिक्टेटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। अभी कोई भी नहीं है। C भी हो सकता है, क्योंकि तो यू हैव टू थिंक अपॉन इट और सर्च कीजिए। बाकी इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। डेमोक्रेसी इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर दैट द रिच कंट्री शुड हैव ग्रेटर विच से, नो। रिच कंट्री यानी जो कंट्री अमीर है उसकी ज़्यादा चलनी चाहिए, नहीं। डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंट्री शुड हैव अ से अकॉर्डिंग टू देयर मिलिट्री पावर, जी नहीं। जिसकी जितनी बड़ी सेना उसका ही उतना बड़ा मान या उसकी उतनी बड़ी डिमांड, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कंट्री शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका डिसीजन ज़्यादा माना जाएगा, जिसकी कम उसका नहीं। यह भी गलत है। डेमोक्रेसी डज नॉट ट्रीट इट। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यस। Equality of countries is the must in democracy. So option D is correct. Based on the information given in this chapter, match the following countries and the path of democracy has taken in that country. Country Chile, freedom from British colonial rule and of military dictatorship and of one party rule, king agreed to give up his powers. तो आपको डिस्कस करना, जैसे कि हमने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं ये 4 कंट्रीज़ के, आपको दोबारा डिस्कस करना है एंड यू हैव टू आंसर देम। बाकी के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुमारो। With this, I sign out. Thank you and have a nice day.